नमस्कार, आप सुन रहे हैं लॉर्ड ऑफ मैनहुअस। दोस्तों, इस कहानी का एमसी एलन पलाटियो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट स्लेव था जो हफ्ते के 78 आवर्स काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाता है। साला, हम लोग कब रीइंकारनेट होंगे? नॉर्मली रीइंकारनेट होना एक अच्छी बात होती है और हमारे एमसी के लिए भी ये एक तरह से अच्छा ही था। लेकिन वो किसी हीरो की नहीं, बल्कि एक ऐसे नोबल की बॉडी में पैदा हुआ था जो पूरी तरह से अनपढ़ था। और हद तो तब हो गई जब पता चला कि इसके पास कोई खास टैलेंट भी नहीं था, कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं, टोटल चोमू रीइंकारनेशन। फिर भी उसे डिलीशियस खाना खाने को और आराम से नहाने को मिल रहा था, क्योंकि उसकी सेवा में मेड्स लगी हुई थीं। उसे एक काउंट का बेटा माना जाता था जो दिन भर खाने और खेलने के अलावा कुछ नहीं करता था। वो इतना एंजॉय कर रहा था कि उसने ये जानने की भी जहमत नहीं उठाई कि वो किस वर्ल्ड में आ गया है। एक दिन मेड्स उसे नहलाते हुए बताती हैं कि उसे जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि अगले दिन उसके भाई वापस आ रहे हैं। ये सुनकर हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है और मेड्स को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। वो उसे बताती हैं कि उसके भाई लियो और टोनियो पलासियो हैं, जो पलासियो फैमिली से हैं। पलाटियो फैमिली का नाम सुनते ही उसे ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जैसे ही उसके दिमाग की बत्ती जलती है, वो फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पानी में डुबो देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो साइकिडेलिया नाम के गेम की वर्ल्ड में आ चुका है। अपनी पिछली जिंदगी में वो किसी तरह टाइम निकालकर यही गेम खेला करता था। साइकिडेलिया एक टर्न बेस्ड आरपीजी था जिसमें प्लेयर कोई भी रूट चुने, लेकिन जैसे ही 5 ग्रेट सिंस सामने आते, पूरा किंगडम, नोबल्स, शहर, सब कुछ तबाह हो जाता था। ये 5 ग्रेट सिंस थे: ग्रीड, राथ, स्लॉथ, प्राइड और ऑब्सेशन। इन पांचों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और तबाह हुए घरों में से एक पलेटियो काउंटी भी था। इस घर का सबसे बड़ा बेटा लियो रंडीबाजों का बादशाह के नाम से जाना जाता था, जबकि दूसरा बेटा टोनियो ड्रग किंग था। पूरा खानदान एकदम फालतू किस्म के अमीरों से भरा पड़ा था ब्रो, जो मेन स्टोरी शुरू होने से पहले ही किसी साइड क्वेस्ट में दिख जाते थे। हमारे एमसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी पहली जगह पर आ गया है जिसे 5 ग्रेट सिंस ने सबसे पहले कुचला था। और तो और वो पलेशियो काउंटी के तीसरे बेटे, एक मॉब विलन एलन पलेटियो के रूप में रीइंकारनेट हुआ था। दोस्तों, अगले सीन से पहले जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। जैसे एलन अपनी किस्मत को रिबूट करने वाला है, वैसे तुम भी एल्गोरिदम को रिबूट कर दो। और हाँ, लॉर्ड ऑफ मैनहुअस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है गाइस, बस यही छोटा सा फेवर मांगता हूं आप सबसे। चलो अब वापस चलते हैं उस दुनिया में जहां एलन की किस्मत तो बदल गई, पर मुसीबतें वहीं रहीं। एलन बिस्तर पर डरा हुआ लेटा था और प्रे कर रहा था कि उसे वापस अपनी पुरानी ट्रैशी लाइफ में भेज दिया जाए, क्योंकि वो शायद उस फ्यूचर से तो बेहतर ही होगी जो उसका इंतजार कर रहा था। आंखों में आंसू लिए वो सोचता है कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो 10 साल में उससे छीन ली जाएगी। उसे लगता है कि ये तो उसकी 6 मंथ्स की सैलरी रोके जाने से भी ज्यादा बुरा है। वो हैरान था कि एक रीइंकारनेटेड पर्सन होने के नाते उसे अपनी जान बचाने के लिए एक भी पर्क क्यों नहीं मिला। तभी अचानक उसे ख्याल आता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा पर्क है, और वो है गेम के कंटेंट के बारे में उसका ज्ञान, जो 10 इयर्स फ्यूचर में होने वाला है। उसके लिए ये फ्यूचर जानने जैसा ही था। ये जानकर वो मानता है कि वो तबाही के कारण को होने से पहले ही खत्म कर सकता है। ये सोचते हुए वो एक पीसफुल नोबल लाइफ के लिए 5 ग्रेट सिंस को सुधारने का फैसला करता है। अभी तो वो सब बच्चे ही हैं, इसलिए उसे लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। अपने इस फैसले के 2 महीने बाद वो अपने पर्सनल नाइट एवन को अपने ऑफिस में बुलाता है। एवन उसे बताता है कि उसने ऑर्फन्स को बचाकर उस ऑर्फनेज में रख दिया है जिसके बारे में एलन ने उसे बताया था, और उन ऑर्फन्स में यूटिया नाम की एक बंदी भी थी। ये खबर सुनकर एलन बहुत खुश होता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि एवन सच में केपेबल है। एवन कंफ्यूज था कि उसकी तारीफ हो रही है या नहीं, क्योंकि एलन का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। हेलन उसकी बात से अग्री करता है और एक डेस्परेट स्माइल देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा डरावना लगने लगता है। ये उसके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उसका ओरिजिनल फेस बहुत एक्सप्रेसिव था, लेकिन इस नए चेहरे पर इमोशंस नजर ही नहीं आते थे। फिर भी एवन कॉम्प्लीमेंट के लिए एलन को थैंक यू कहता है। एलन को गेम में बिट्रेयल बहुत आम था, लेकिन एवन एक रेयर टॉप टियर सपोर्टिंग कैरेक्टर था जो अपने मास्टर को कभी बिट्रे नहीं करता। जैसे ही एलन ने उसे ढूंढा, उसने बिना सोचे समझे उसे हायर कर लिया था। एवन फिर एलन से कंफर्म करता है कि ये रेड यूटिया को बचाने के लिए थी, और एलन हाँ में जवाब देता है। अब एवन समझ जाता है कि एलन यूटिया में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि इतने सालों तक मर्सनरी रहने के बावजूद उसने यूटिया जैसी ऑर्डिनरी बच्ची नहीं देखी थी। बेसिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी।
जिससे एवन हैरान था कि उसने खुद को इतनी आसानी से पकड़े जाने क्यों दिया। हेलन तब एवन से पूछता है कि वो उस बंदी को स्टेट क्यों नहीं लाया जहां सब कुछ ज्यादा आसान होता। एवन के ऑब्जर्वेशन की तारीफ करते हुए एलन कहता है कि भले ही ये उसकी पावर को वेस्ट करने जैसा लगे, लेकिन उसे ऑर्फनेज में रखना ही एलन के प्लान का हिस्सा है। यूथिया ब्लूदिया ग्रोटेस्क ब्लड ट्राइब की एक मेंबर है जो दूसरे डायमेंशन के एक इंडिस्क्राइबेबल बीइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पावर हासिल करती है। बाद में यूथिया बड़ी होकर 5 ग्रेट सिंस में से सिन ऑफ रॉथ बनती है। उसे एक ऐसा टाइटल दिया गया था जिससे वो एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह लगे जो सिर्फ मौत डिजर्व करती है। वो एक मॉन्स्टर थी जिसने सैकड़ों लोगों की जानें ली, लेकिन अगर वो शांति से बड़ी हो तो वो इस तबाही का हिस्सा नहीं बनेगी। एलन को लगा कि उसने पहली लैंडमाइन हटा दी है। अब क्योंकि वो अपना असली रीजन नहीं बता सकता था, इसलिए उसने यूथिया को वहां छोड़ने का एक झूठा रीजन एवन को दिया। एलन एक बेवकूफी भरा कारण बताता है और एवन उस पर यकीन कर लेता है। एलन कहता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है और एवन को यह इंश्योर करने के लिए कहता है कि उनके इस काम के बारे में किसी और को पता ना चले। वो एवन को ऑर्फनेज की हर जरूरत पूरी करने का ऑर्डर भी देता है। फिर एलन एवन को एक लेटर देते हुए कहता है कि वो इसे यूथिया को दे दे। एवन पूछता है कि क्या लेटर इंपॉर्टेंट है, जिस पर एलन जवाब देता है कि ये यूथिया को सेटल होने में मदद करेगा। एलन को लगता है कि ये लेटर उसे शांत करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत बुरे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से गुजरी है। सिवन इस बात से इंप्रेस होता है कि उसके मास्टर ने लेटर तक लिखा और उसे सेफली डिलीवर करने का वादा करता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि लेटर यूथिया को शांत कर पाएगा या नहीं, एलन को लगा कि उसे कोशिश तो करनी ही चाहिए। असल में उसने लेटर में लिखी अच्छी बातों के बीच अपना असली मैसेज छिपा दिया था। ये एक ऐसा मैसेज था जो उसने गेम को बार बार खेलते हुए दर्जनों बार सुना था। ये आर्चबिशप का एक काल्मिंग मैसेज था जो सिन ऑफ रॉथ पर काम करता था। हालांकि गेम में यह मैसेज बहुत देर से मिलता था, लेकिन एलन को यकीन था कि यूथिया को यह मैसेज जल्दी भेजने से उसे सही रास्ते पर लाने में मदद मिलेगी। एलन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक मॉन्स्टर से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड के एक बीइंग की पूजा करते थे, उसे लगा कि ये काम करेगा। जब यूथिया को लेटर मिलता है तो वो उसे पढ़ने में एक मोमेंट लेती है और उस एक पल में एवन उसके शरीर से निकल रही जबरदस्त मैजिकल पावर को महसूस कर सकता है, जो कि काफी अब्सर्ड था। वो असल में एक अजीब बच्ची थी जिसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। यूथिया तब एवन से पूछती है कि क्या सच में एलन ने ही ये लेटर भेजा है, और अपने शरीर में डर महसूस करते हुए भी एवन हाँ कहता है। इसके बाद यूथिया अपने अंदर से एक बहुत डरावना ऑरा छोड़ने लगती है और पूछती है कि एलन खुद क्यों नहीं आया। एवन यकीन नहीं कर पाता कि वो बंदी अपनी इतनी कम उम्र में ही पीक लेवल पर पहुंच चुकी है, तभी तो उसके माना को देखा जा सकता था। एवन तब यूथिया को बताता है कि एलन ने कहा है कि अभी सही टाइम नहीं आया है। ये सुनने के बाद यूथिया आखिरकार शांत हो जाती है, और ये एलन के लेटर में छिपे हिडन मैसेज की वजह से भी था। यूथिया जानती थी कि ये एक ऐसी बात है जो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जो उसका मास्टर बनने के लायक हो। खामोशी से भरे चेहरे और ओवरवेलमिंग ऑरा के साथ वो कहती है कि वो आखिरकार अपने मास्टर की इच्छा समझ गई है। मीनवाइल एलन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि वो अपनी छोटी सी जिंदगी को बचाने के लिए लिस्ट में अगले बंदे को कैसे ढूंढेगा। कुछ ही समय बाद एलन लाइब्रेरी में तीसरे सिन के बारे में क्लूज ढूंढ रहा था। तभी एवन दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि उसने दूसरे सिन को भी बचा लिया है। भले ही एवन पूरी तरह थका हुआ लग रहा था, एलन उससे पूछता है कि क्या उसने बच्चे के साथ सही व्यवहार किया। एवन उसे यकीन दिलाता है कि इलीगल स्लेव मार्केट से उस बच्चे को बचाने के बाद उसने हर वो चीज की जो एलन ने कही थी। तभी एलन का घटिया बड़ा भाई टोनियो कमरे में आता है और उसे जलील करने में जरा भी देर नहीं लगाता। वो हैरानी जताता है कि एलन जैसा डल बंदा लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का फैसला कैसे कर सकता है। एलन चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन इससे टोनियो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो एलन पर चिल्लाते हुए कहता है कि जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो जवाब देना चाहिए। एलन को यकीन नहीं हो रहा था कि इस बॉडी का पिछला मालिक इतने टाइम तक जिंदा कैसे रह गया, क्योंकि टोनियो हमेशा झगड़ा मोल लेता था। एलन चाहता तो उसे जवाब दे सकता था, लेकिन वो समझदारी से काम लेता है। वो फौरन एक स्लेव की तरह सिर झुकाकर टोनियो से कहता है कि वो लाइब्रेरी से चला जाएगा ताकि उसका बड़ा भाई इसे यूज कर सके। ये सुनकर टोनियो एलन पर हंसता है और कहता है कि आखिरकार उसे अपनी औकात समझ आ गई। तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक नाइफ आता है और टोनियो के सिर के बिल्कुल पास से गुजर जाता है। ये नाइफ किसी और ने नहीं बल्कि सबसे बड़े बेटे लियो ने फेंका था। लियो कहता है कि उसे सुबह सुबह कोई शोर शराबा पसंद नहीं है।
दोनों भाइयों के बीच टेंशन तुरंत बढ़ जाती है और वो एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां देने लगते हैं। एलन चुपचाप वहां से खिसक लेता है क्योंकि वो उनके पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। ये फैमिली सिर्फ एक साइड कैरेक्टर थी जो कहानी में बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। भले ही वो एक पावरफुल फैमिली थे, लेकिन दोनों घटिया भाई हमेशा इस बात पर लड़ते रहते थे कि घर का हेड कौन बनेगा। एक को किंग ऑफ द फ्लैश के नाम से जाना जाता था तो दूसरे को किंग ऑफ ड्रग्स। बेसिकली दोनों अंडरवर्ल्ड के किंग्स थे और कोई भी जो अच्छी जिंदगी जीना चाहता था उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। जब दोनों भाई कमरे में तोड़फोड़ कर रहे थे, एलन किसी तरह रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गया। एलन को समझ आ गया था कि अगर उसे लंबी जिंदगी जीनी है तो उसे एक इनकॉम्पिटेंट और कूड़े जैसा बनकर ही रहना होगा। हेलन अपने कमरे में लौटकर काउच पर आराम करने लगता है। दूसरी तरफ एवन सोच रहा था कि एलन जैसा इनकॉम्पिटेंट दिखने वाला इंसान ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का पता कैसे लगा लेता है। हेलन बहुत कमजोर दिखता था, जो अपना ध्यान भी नहीं रख सकता था, लेकिन किसी तरह उसे सीक्रेट फॉरेन अफेयर्स के बारे में भी पता था। फिर भी वो एलन को एक बहुत ही अजीब इंसान मानता था। जिस आखिरी बच्चे को उसने बचाया था उसे बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता था, जिसकी पावर्स दुनिया को खत्म कर सकती थी। उसे कैलोन किंगडम से बचाया गया था, जहां एक इलीगल स्लेव मार्केट था। इसी के साथ एलन ने दूसरे सिन डियोस मकालियन को बचा लिया था। स्लेवरी में बेचे जाने के बाद डियोस को लगातार अब्यूज किया गया और एक से दूसरे के हाथ बेचा गया। इसी वजह से वो आगे चलकर 5 ग्रेट सिंस में से एक सिन ऑफ स्लॉथ बन गया। जब डियोस ने अपना कंट्रोल खो दिया तो उसने किंगडम्स को इतने भयानक तरीके से तबाह किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ज्यादातर प्लेयर्स तो इस बात से ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे कि डियोस अपने दुश्मनों को खत्म करने में कितना क्रूल था, वो कितना डेंजरस था। ये जानते हुए एलन ने एवन को उसे बहुत प्यार से ट्रीट करने के लिए कहा था। एवन तब एलन से पूछता है कि क्या उसने यूतिया को जो लेटर भेजा है वो दूसरे बच्चे के बारे में है, और एलन हाँ में जवाब देता है। नए लेटर में इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ साथ उसने कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी डाली थी। एलन ने यूतिया से उस बच्चे का ख्याल रखने को कहा था क्योंकि वो बहुत कमजोर था, और जैसा उसके मास्टर ने ऑर्डर दिया था यूतिया ने ठीक वही किया। वो डियोस के पास जाकर उसे उसकी डेस्परेट मेंटल सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करती है और उसे बताती है कि उसे एक महान इंसान ने चुना है। यूतिया ने डियोस से कहा कि अगर वो एलन की पूरी लॉयल्टी के साथ सेवा करेगा तो उसे उन लोगों से बदला लेने का मौका मिलेगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। यूतिया की मदद से डियोस अपनी पावर को अनलीश करने के साथ साथ उसे कंट्रोल में भी रखना सीख लेता है। दूसरी तरफ एलन पैनिक कर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि तीसरा बॉस कहां है। तभी एवन कमरे में आकर एलन को बताता है कि दूसरा बेटा टोनियो मर चुका है। यह सुनकर एलन सच में शॉक हो जाता है क्योंकि टोनियो को अभी नहीं मरना चाहिए था। जल्द ही टोनियो का फ्यूनरल अरेंज किया जाता है और हॉल में भी उनका पिता लड़कियों के साथ मजाक मस्ती करता नजर आता है, जैसे उसे अपने बेटे की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। दूसरी ओर एलन को टोनियो की मौत एक एक्सीडेंटल फॉल से होना बहुत सस्पिशियस लगता है क्योंकि गेम में ऐसा नहीं हुआ था। गेम में लियो को टोनियो को मारने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन अब चीजें अलग थीं क्योंकि एलन साफ देख सकता था कि लियो टोनियो की लाश पर खड़ा हंस रहा है। फिर भी एलन को लगता है कि उसे सिर्फ 5 ग्रेट सिंस को इकट्ठा करने पर फोकस करना चाहिए। 1 साल बाद घर में सब कुछ पहले से ज्यादा स्टेबल लग रहा था क्योंकि अब सक्सेशन के लिए कोई लड़ाई नहीं थी और लियो ने भी अपने भाई का ड्रग ट्रेड संभाल लिया था। उस 1 साल में एलन और यूतिया पेन फ्रेंड्स बन गए थे। वो हमेशा एक दूसरे को लेटर्स भेजते रहते थे और क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऑर्फनेज को भी ढेर सारा डोनेशन मिल रहा था। हेवन तब एलन को बताता है कि उसे उस चीज के बारे में एक क्लू मिला है जिसे वो ढूंढ रहा है। यह सुनकर एलन खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि उसे तीसरे बॉस के बारे में एक एंशिएंट रिकॉर्ड मिला है। एलन को खुशी थी कि आखिरकार उसने तीसरे बॉस को भी ढूंढ लिया। एलन के लिए तो ये एक पीसफुल शाम थी, लेकिन एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। लियो के अंडर काम करने वाले 2 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स वेयर हाउस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके दर्जनों साथी खून में लथपथ पड़े हैं। जो अभी भी जिंदा थे वो खुद को ऐसे मारने लगते हैं जैसे उन्होंने अपने शरीर पर से कंट्रोल खो दिया हो। वो सबसे भयानक तरीके से अपने गले में चाकू घोंप रहे थे। जल्द ही उन 2 ऑफिसर्स का भी वही हाल होता है जो उनके साथियों का हुआ था। पता चलता है कि इस सब के पीछे डियोस का हाथ था और उसे यूतिया सुपरवाइज कर रही थी। बुरे लोगों को खत्म करने के बाद डियोस यूतिया से पूछता है कि क्या उनके इस काम का कोई मतलब भी है, जिस पर यूतिया उसे यकीन दिलाती है कि इसका मतलब है। यूतिया
देव से पूछती है कि क्या उसे उन बुरे लोगों पर तरस आ रहा है, लेकिन वो कहता है नहीं, क्योंकि वही लोग दूसरों को सब्सटेंसेस लेने पर मजबूर करते थे। वो तो बस ये जानना चाहता था कि उनके रिवेंज प्लान के लिए इसका क्या मतलब है। यूदिया तब उसे यकीन दिलाती है कि ये उनके मास्टर की वापसी के लिए स्टेज सेट कर रहा है, और क्योंकि वो आ रहे हैं तो वो उनके थ्रोन को अस्त व्यस्त हालत में नहीं छोड़ सकते। डेओस को आखिरकार वो सब कुछ समझ आ जाता है जो यूदिया उसे समझा रही थी, और सीन छोड़ने से पहले वो वेयरहाउस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। वो जमीन पर एक ब्लू मून का साइन छोड़कर जाते हैं, क्योंकि वो खुद को ब्लू मून मानते थे जो एलन की ब्लेड थे। एक और साल बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा था जब एवन उसे रिपोर्ट करने आता है कि उसने 5वें बच्चे को भी बचा लिया है। 5वां बच्चा भी ऑर्फनेज भेज दिया गया था, और एलन अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर लिया है। अपनी मेहनत के बदले एलन एवन को सबसे अच्छी मिठाई खिलाता है जो वो उसके लिए ला सकता था। तीसरे सिन, रिने, ग्रीड को ढूंढना सबसे मुश्किल था, लेकिन वो अपने गेमर नॉलेज की वजह से ये भी करने में कामयाब रहे। एवन ने भी ये इंश्योर करने के लिए पूरी मेहनत की कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाए। एलन तब एवन से कहता है कि वो कुछ समय के लिए आराम कर सकता है, क्योंकि वो काफी टाइम से भाग दौड़ कर रहा था। एवन पूछता है कि क्या ऑर्फनेज का मिशन पूरा हो गया है, जिस पर एलन हाँ कहता है। ये सुनकर एवन को राहत मिलती है, और वो एलन से पूछता है कि क्या वो खुश नहीं है, क्योंकि वो ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन एलन उसे यकीन दिलाता है कि वो खुश है, बल्कि वो तो क्लेम करता है कि वो इस समय स्माइल कर रहा है, भले ही उसका चेहरा इसका उल्टा बता रहा हो। एवन के पास एलन की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। एलन जमीन पर लेट जाता है इस राहत के साथ कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहता है, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ अपने बुरे पास्ट की वजह से ईविल बने थे। उसने उन सबको बचाने का मिशन बनाया था, और उसे पहले यकीन नहीं था कि वो ये कर पाएगा। हेलन फिर एवन से ऑर्फनेज के स्टेटस के बारे में पूछता है, और एवन उसे एक लेटर देता है। एवन उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक स्मूथली चल रहा है। पहले तो बच्चे टूटी हुई डॉल्स की तरह थे, लेकिन अब किसी तरह वो खिलखिलाने लगे थे। ये सुनकर एलन को राहत मिलती है, क्योंकि अब उन्हें केयर टेकर्स हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलन को यूतिया पर गर्व होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों की देखभाल करने का प्रेशर हैंडल कर पाएगी। एलन को शक है कि ये उसके लिए आसान इसलिए है क्योंकि उसकी बैकग्राउंड सेटिंग ऑर्फनेज से जुड़ी हुई है। एलन तब एवन से कहता है कि उसने जो कुछ भी देखा है उसे लगता है कि यूतिया एक अच्छी बच्ची है। जो लेटर उसने भेजा था उसमें वो एलन को यकीन दिलाती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेटल्ड है। एलन कहता है कि उसे बच्चों को ठीक से बड़ा होते देखकर कितना गर्व हो रहा है। चूंकि 5 बच्चे बहुत अच्छे से बड़े हो रहे थे, एलन ये कंक्लूजन निकालता है कि एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एवन तब एलन से पूछता है कि वो बच्चों से मिलने का प्लान कब बना रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि एक टाइम आएगा। मन ही मन एलन का बच्चों से पर्सनली मिलने का कोई इरादा नहीं था। वो जानता था कि उनसे मिलना अच्छा रहेगा ताकि वो और करीब आ सके, लेकिन वो उनकी पर्सनालिटीज से डरा हुआ था जो उसने गेम खेलते हुए देखी थी। फिर भी उसे लगा कि अब सब ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसने उनके अवेकनिंग से पहले ही उन्हें बचा लिया था। हेलन तब एवन से झूठ बोलता है, ये कहते हुए कि वो शायद फ्यूचर में बच्चों से मिलने की कोशिश करेगा। अब जब उसने रेस्क्यू मिशन पूरा कर लिया था, एलन को लगा कि उसकी लिस्ट में अगली चीज सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखना है। चूंकि मैजिक के लिए टैलेंट की जरूरत थी, एलन के पास उसे सीखने के लिए जो जरूरी था वो था। एवन तब एलन से पूछता है कि क्या उसने ब्लू मून के बारे में सुना है। एलन जवाब देता है कि नहीं, जिस पर एवन बताता है कि ये एक ग्रुप है जिसने हाल ही में क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का शिकार करके पॉपुलैरिटी हासिल की है। चूंकि ये कचरा साफ करने जैसा लग रहा था, एलन को इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, क्योंकि ब्लू मून गेम की स्टोरी का हिस्सा नहीं था। एलन को लगा कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। हेवन तब बॉम्बशेल गिराता है, ये कहते हुए कि ग्रुप ने नोबल्स को भी मारा है, इसीलिए उसे लगा कि एलन शायद उन्हें जानता होगा। ये सुनते ही एलन एवन से कहता है कि वो आज से उसके पास वाले कमरे में सोना शुरू कर दे। मीनवाइल ब्लू मून की लीडर यूटिया अपने मेंबर से हफ्ते की रिपोर्ट मांग रही थी। सियोल रंग द सिन ऑफ प्राइड रिपोर्ट करती है कि उसने स्लेव ट्रेडर हेड्स का काम तमाम कर दिया है। उन्हें खत्म करने से पहले उसने वादा किया था कि अगर वो उसकी आंखों का रंग बता देंगे तो वो उन्हें जिंदा छोड़ देगी, लेकिन ऑब्वियस रीजंस की वजह से वो नहीं बता पाए, जिसके चलते उसने उन सबको मार दिया। रिन्ने द सिन ऑफ ग्रीड फिर बताती है कि सभी बॉडीज को सफाई से दफना दिया गया था
और इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के मामले को राडान द सिन ऑफ ऑब्सेशन ने संभाल लिया था। यूटिया ये सुनकर खुश होती है क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाहती थी। वो उन सब की तारीफ करते हुए कहती है कि वो सब ब्लू मून की ग्लोरी के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। तभी राडान कहता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एवलॉन जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो टारगेट कर रहे हैं उसका हेड काउंट का सबसे बड़ा बेटा लियो है। असल में राडान को एक डेंजरस डॉक्यूमेंट मिला था जब वो एवलॉन का साउथ बेस खत्म कर रहे थे। बेसिकली लियो उनके पिता के मरने के बाद एलन को खत्म करने का प्लान बना रहा था। जब यूतिया ये देखती है तो वो गुस्से से भर जाती है। 2 साल बाद काउंट पलेटियो जो बीमार चल रहे थे मर जाते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन उनकी ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री को देखते हुए ये साफ था कि उन्हें किसने मारा था। फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स के दौरान लियो को पता चलता है कि ब्लू मून ने उसके बिजनेस पर फिर से हमला कर दिया है। एलन अपने भाई और उसके आदमियों को ब्लू मून के बारे में बात करते हुए सुनता है और समझ जाता है कि उन्होंने आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में काउंट का फ्यूनरल, जिसमें एक भी शोक मनाने वाला नहीं था, बहुत शांति से खत्म हो गया। फ्यूनरल के बाद एवन एलन से उसका अगला प्लान पूछता है। एवन उसे याद दिलाता है कि अगले साल तक लियो को टाइटल मिल जाएगा। हैरानी की बात है कि एलन एवन से कहता है कि वो लोग एस्टेट छोड़ रहे हैं। ये एवन को शॉक कर देता है और एलन बताता है कि वो साउथ में रॉडमिल नाम के एक रिमोट विलेज जा रहे हैं। ये पलेटियो काउंटी के सदर्न टेरिटरी में एक दूर दराज का गांव था। बिना टाइम वेस्ट किए एलन और एवन मैंशन से निकल जाते हैं और रॉडमिल में एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी सिर्फ 3 डेज बाद उन्हें वापस मैंशन लौटने पर मजबूर कर दिया जाता है। कुछ शॉकिंग और सरप्राइजिंग हुआ था और वो था सबसे बड़े बेटे लियो की मौत। एलन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ 3 डेज में ही एस्टेट वापस आ गया है। एलन हैरान था कि उसके जाने के सिर्फ 3 डेज के अंदर ही सबसे बड़ा बेटा कैसे मर गया। उसकी मौत का कारण दिल में ब्लेड लगने से हुआ था, लेकिन उसे किसने मारा, ये सवाल अभी भी बना हुआ था। बाद में एलन एवन से पूछता है कि क्या उसे कुछ अनयूजुअल मिला, और वो हाँ कहता है। तभी एवन एलन से पूछता है कि क्या उसने ही एक रात में एवलॉन को खत्म किया था। यह सवाल एलन को शॉक कर देता है और उसे आखिरकार समझ आता है कि दूसरे नोबल्स और गेस्ट्स उसकी आंखों में देखने से क्यों डर रहे थे। जिस दिन एलन रॉडमिल जा रहा था, एवन ने एलन से पूछा था कि वो किसी शहर के बजाय एक रिमोट विलेज क्यों जा रहा है। मन ही मन एलन जानता था कि वो अपने प्लान को फाइनलाइज करने के लिए रॉडमिल से बेहतर जगह नहीं चुन सकता था, इसीलिए वो वहां जा रहा था। चूंकि उसने 5 ग्रेट सिंस को बचा लिया था और दुनिया को तबाह होने से रोक लिया था, उसे लगा कि रॉडमिल सही चॉइस है, क्योंकि इसका ओरिजिनल स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं था। इसके अलावा वहां एक पलेटियो विला भी था। यह मेन फैमिली रेजिडेंस से अलग बनाया गया एक घर था। ये एक नोबल के तौर पर लेजरली जिंदगी जीने के लिए परफेक्ट जगह थी। वो एवन को सिर्फ इतना जवाब देता है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। एवन ये सुनकर थक चुका था और एलन से कहता है कि वो हमेशा बातों को टाल देता है, लेकिन क्योंकि वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं पाता, वो इसे जाने देने का फैसला करता है। पता चलता है कि लियो उसे पहले से ही मारने का प्लान बना रहा था, लेकिन क्योंकि एलन खुद ही जा रहा था, लियो ने उसे रोकने का फैसला किया। एलन तो डरते हुए उसके सामने झुकता भी है, जिससे लियो को उसे जाने देने का यकीन हो जाता है। फिर भी वो अपने असिस्टेंट अल्मान को एलन की कैरेज का पीछा करने के लिए कहता है। अल्मान तब लियो से पूछता है कि क्या वो कैरेज का पीछा करवाकर एलन को मारना चाहता है। अल्मान कंफर्म करना चाहता था कि क्या वो सच में एलन को मारना चाहता है। ये सुनकर लियो शॉक हो जाता है, क्योंकि अल्मान हमेशा बिना कोई सवाल किए ऑर्डर्स फॉलो करता था। लियो हैरान था कि अल्मान सवाल कर रहा है। लियो अल्मान पर चिल्लाता है, ये कहते हुए कि उसका काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है, लेकिन तभी अल्मान अचानक अपनी सोड उसके सीने में घोंप देता है। लियो स्टन्ड रह जाता है और अल्मान से पूछता है कि उसने उसे बिट्रे क्यों किया। अल्मान मुस्कुराता है, लियो से कहते हुए कि उसे गेम्स खेलना पसंद है। अल्मान बताता है कि वो इतने टाइम से बस साथ निभा रहा था और पता चलता है कि वो असल में अल्मान नहीं बल्कि राडन है, द सिन ऑफ ऑब्सेशन। रॉडन लियो को खत्म करने से पहले उसे बताता है कि कोई भी उनके मास्टर द ग्रेट मून को हाथ नहीं लगा सकता। वो कहता है कि हो सकता है उन्हें मिशंस करने से रोका गया हो, लेकिन जब उनके मास्टर की सेफ्टी की बात आती है तो कोई सवाल नहीं उठता। राडान बताता है कि उसने जानबूझकर लियो के मुंह से यह सुनने का इंतजार किया कि वो एलन को हर्ट करना चाहता है ताकि वो उसे बोर्ड से हटा सके। राडान कहता है कि वो पूरे 2 इयर्स से बस उसके एक गलत मूव का इंतजार कर रहा था। खून बहते हुए लियो रोडान से कहता है कि वो उसके आदमियों से नहीं बच पाएगा।
रडान जवाब देता है कि उसने अभी अभी जो कहा उससे उसने एवलॉन के एक्सटिंक्शन को अपना प्राइम पर्पस बना लिया है। रोडन लियो के लिए सिर हिलाता है, ये कहते हुए कि द ग्रेट मून एलन ने उसे जीने का एक चांस दिया था, लेकिन उसने उसे बर्बाद कर दिया। हमेशा की तरह एलन की सुबह एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग में होती है जिसे वो पैराडाइज मानता है, क्योंकि वो जब चाहे उठ सकता था, जब चाहे खा सकता था और एक नोबल के तौर पर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता था। हेलन इतना एंजॉय कर रहा था कि वो एक टोस्ट बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचने लगा। वो डिलीशियस खाना खा ही रहा था कि एवन कमरे में आता है और उसे बताता है कि एक मैसेज आया है। जैसे ही एलन लेटर पढ़ता है, उसका खाना तुरंत कड़वा हो जाता है। लेटर में लिखा था कि उसे स्टेट वापस लौटना है क्योंकि उसके भाई की मौत हो गई है। बस उन सिंपल वर्ड्स से उसका तथाकथित पैराडाइज सिर्फ 3 डेज में खत्म हो गया। दुख में वो स्टेट लौटता है और नोटिस करता है कि हर कोई उसे बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। तभी एवन उससे पूछता है कि वो एक मास्टरमाइंड कब बन गया जो एवलॉन को डिस्ट्रॉय कर सका। हेलन को आखिरकार समझ आता है कि वो किसी बहुत ही क्रेजी सिचुएशन में फंस गया है। एलन तब एवन से पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि वो एक मास्टरमाइंड कैसे बन गया। एवन बस इतना कहता है कि इस केओस से फायदा उठाने वाला सिर्फ वही है। एवन आगे बताता है कि उनके कंपाउंड से निकलने के बाद लियो का मर्डर हुआ, जो उसके लिए एक परफेक्ट एलिबाई है। इसके अलावा इससे वो बिना किसी राइवल के एयर की पोजीशन पर प्रमोट हो गया। एवन बताता है कि चूंकि एवलॉन खत्म हो गया है, एलन को अब परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। इन सबको मिलाकर एवन कहता है कि एलन काउंटी का मास्टरमाइंड बन गया है। एवन अपनी भी तारीफ करता है, ये कहते हुए कि वो एक सोर्ड मास्टर है और एलन के कमांड में है। एलन इन सबसे पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और एवन से पूछता है कि क्या उसे मजा आ रहा है, क्योंकि वो नाचता हुआ लग रहा है। एलन बैठकर हुई हर चीज के बारे में सोचने लगता है। काफी सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकती है जो एवलॉन को सिर्फ एक रात में खत्म कर दे। तभी उसे याद आता है कि एवन ने एक बार उसे बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का शिकार करती है। एलन को लगता है कि कल्प्रिट्स शायद ब्लू मून हो सकते हैं। हेवन तब एलन को बताता है कि गिल्ड से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक ब्लू मून के इन्वॉल्व होने का कोई इंडिकेशन नहीं है। बेसिकली ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन कभी बॉडीज नहीं छोड़ती, लेकिन वो एक मार्क छोड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एवलॉन के ऑफिशियल्स को सोर्ड से मारा गया था। एलन को आखिरकार समझ आता है कि उन्होंने उसे मास्टरमाइंड क्यों चुना, क्योंकि उसके पास एक असिस्टेंट है जो सोर्ड चलाता है। क्योंकि ब्लू मून मेन स्टोरी से पहले नहीं आया था और उनके कल्प्रिट्स होने का कोई इंडिकेशन नहीं था, एलन सोचने लगता है कि ये कौन हो सकता है। बाद में अपनी यूजुअल मीटिंग्स के दौरान यूटिया अपने कॉलीग्स से पूछती है कि क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट के कोई ट्रेसेस मिले, लेकिन वो उसे यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने पीछे छोड़ा था वो बस बॉडीज के ढेर थे और उन्होंने सब कुछ यूतिया के कहे मुताबिक ही किया था। यूतिया मुस्कुराती है क्योंकि उसका प्लान बहुत अच्छे से काम कर गया था। इससे एवलॉन, वो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, खत्म हो गई जिसने कभी अस्टीरिया किंगडम को रैंसम पर रखा हुआ था। यूटिया और उसके कॉलीग्स को एवलॉन को बर्बाद करने में सिर्फ 5 डेज लगे थे। रेडन तब यूटिया को बताता है कि क्लीन अप अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। यूटिया उससे पूछती है कि इसका क्या मतलब है और वो बताता है कि उसे और भी नोबल्स मिले हैं जो एवलॉन से कनेक्टेड थे। लगता है कि अल्टिया ड्यूकडॉम इस सब में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व्ड कल्प्रिट है। बिना सोचे समझे यूटिया ग्रुप से कहती है कि उन्हें चुपचाप इस थ्रेट को हटाना होगा। यूटिया फिर अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन गिल्ड के बारे में पूछती है और वो उसे यकीन दिलाते हैं कि गिल्ड के पास ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें इस अनाइलेशन से लिंक कर सके। बेसिकली बाकी सभी गिल्ड्स का भी वही व्यू था जो इंफॉर्मेशन गिल्ड का था, क्योंकि वो सब इसे हेल क्रिएटेड बाय द सोर्ड मास्टर कह रहे थे। रिने तब यूतिया से पूछती है कि क्या उन्हें सर्वेलेंस बनाए रखना चाहिए और वो उनसे ऐसा करने के लिए कहती है। यूतिया उन्हें बताती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उनके मास्टर को इन सब के बारे में पता न चले। डेउस कहता है कि लियो, जो एलन का भाई था, उसी ने पहले उसे टारगेट किया था। यूतिया तब कहती है कि वो जो उन्होंने किया उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें एलन से ऑर्डर नहीं मिला था। यूतिया उन्हें याद दिलाती है कि वो एक सोर्ड है और उन्हें अपने दम पर सोचने की इजाजत नहीं है। यूतिया कहती है कि ब्लू मून सिर्फ दिए गए ऑर्डर पर ही चलता है और साथ ही वो उन्हें वार्न करती है कि उनका मास्टर सब कुछ जानता है। ये ध्यान में रखते हुए वो उनसे कहती है कि वो हमेशा अपने मास्टर के बनाए स्टैंडर्ड्स पर जी और उसे कभी डिसअपॉइंट न करें। डेउस हैरान था कि यूतिया, जो ओवरवेलमिंगली पावरफुल है, एलन के उनके कारनामों के बारे में पता चलने से डर रही है। फिर भी डेउस आर्ग्यू नहीं कर सकता था क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो एलन के लिए ही था। 1 महीने बाद
एलन खुद को कई कामों में फंसा हुआ पाता है। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि ये वो जिंदगी थी जिसने उसे चुना था। लियो की मौत की वजह से एलन ने अपने लिए ढेर सारी नाराजगी कमा ली थी। हैरानी की बात है कि लियो की मौत 6 इयर्स बाद तक नहीं होनी चाहिए थी। पूरी फैमिली की सडन डेथ की वजह से सारा काम एलन पर आ पड़ा था। मामले को और भी बुरा बनाने के लिए हर कोई बहुत मेहनत से काम कर रहा था और अपने प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर कर रहा था। एलन को याद है कि उसके पिता के टेन्योर के दौरान वो सब कीड़ों की तरह काम करते थे। उसे नहीं पता था कि सर्वेंट्स और वर्कर्स बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि वो उसके बैड साइड पर ना आ जाए और कहीं किसी गड्ढे में न मिले। एलन चाहता था कि सर्वेंट्स खुद ही सब कुछ सुलझा लें बिना उसे इन्वॉल्व किए। बाद में इवन एलन की तारीफ करता है कि उसने 2 इयर्स के अंदर अपनी मैजिक प्रैक्टिस के 2nd टियर पर पहुंच गया। इवन एलन से कहता है कि उसके पास इनक्रेडिबल टैलेंट है, क्योंकि 2nd टियर तक पहुंचने में नॉर्मली अबाउट 4 इयर्स की ट्रेनिंग लगती है। हेवन से आर्ग्यू करने से बचने के लिए एलन मान लेता है कि वो मैजिक के मामले में टैलेंटेड है। बेसिकली एलन अपनी सारी नॉलेज मैजिक डिफेंस में लगा रहा था, क्योंकि वो नर्वस था। जो टेक्निक वो सीख रहा था उसके लिए बहुत ज्यादा मैजिक कंट्रोल की जरूरत थी, लेकिन एलन को नहीं लगता था कि वो इसमें अच्छा हो पाएगा। शुरू में एलन एक्साइटेड था क्योंकि उसे लगा था कि प्लान खत्म होने के बाद कोई और डेंजर नहीं होगा। इससे वो बिना स्ट्रेस के सेल्फ स्टडी कर सकता था। लेकिन रीसेंट कॉल फॉर सिक्योरिटी के साथ एलन को रियलाइज हुआ कि उसका मोनोहोल बहुत छोटा है। बेसिकली मोनोहोल जिसके साथ इंसान पैदा होता है वो एक एथलीट के बॉडी टाइम की तरह होता है, जो जन्म से फिक्स्ड होता है। और जब एलन के मोनोहोल की बात आती है तो वो काफी छोटा था, इतना छोटा कि उसकी ट्रेनिंग भी उसे कवर नहीं कर सकती थी। हेलन अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ के बारे में सोच रहा था जब एवन उसे इन्फॉर्म करता है कि एक डांस इन्विटेशन आया है। एलन हैरान था कि उसे एक डांस पार्टी में इनवाइट किया गया है, लेकिन उसके पास अटेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हॉल में कदम रखते ही एलन कंप्लेन करता है कि वो पहले ही थक चुका है। ये पार्टी नोबल्स के बीच नेटवर्किंग के लिए एक रेगुलर बॉल थी, जो एस्टीरिया किंगडम के सदर्न रीजन में हेल्ड की गई थी। एलन भी बॉल पार्टी से कनेक्शंस बनाने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो जल्द ही काउंट बनने वाला था। एलन को लगता है कि दूसरे नोबल्स के साथ अच्छे कनेक्शन फ्यूचर में उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। एलन अपना मूव बनाता है, लेकिन सभी नोबल्स उसे ऐसे अवॉइड करने लगते हैं जैसे वो कोई बीमारी हो। एवन उसे कंसोल करता है, ये कहते हुए कि वो अपसेट ना हो, लेकिन एलन अपसेट था ही नहीं। हेलन को पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। एलन एवन से कहता है कि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। एलन ड्रिंक टेबल की तरफ चलता है और अपने मूव के बारे में सोचता है, भले ही उसे ब्लैक शीप होने की वजह से अवॉइड किया जा रहा था। एलन अपनी करंट सिचुएशन को अपनी सोशल स्किल से सॉल्व करने के लिए तैयार था, जिसकी उसने सीक्रेटली प्रैक्टिस करने का दावा किया था। एक वाइन कप उठाकर वो एक बंदी के पास जाता है और कहता है कि ड्रिंक कितनी अच्छी है। वो उस बंदी से कहता है कि वो कुछ बॉटल्स घर ले जाना चाहेगा, और वो स्माइल के साथ कॉन्वर्सेशन खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था उसकी स्माइल बहुत डरावनी लगती है। डर से कांपती हुई वो बंदी एलन से कहती है कि वो अपने पिता से इसे अरेंज करने के लिए कहेगी, और इससे पहले कि एलन कुछ और कहता वो भाग जाती है। एलन खुद को अकेला पाता है, जबकि घर में मौजूद दूसरे गेस्ट्स फुसफुसाने लगते हैं कि एलन ने जरूर उस इनोसेंट बंदी को थ्रेटन किया होगा जिससे वो भाग गई। बल्कि उन्हें लगता था कि एलन अपने मरे हुए भाइयों से भी ज्यादा बुरा है। एलन खुद को इस रियलिटी से बहलाने की कोशिश करता है कि वो बंदी उससे डर गई थी, और ये कंक्लूजन निकालता है कि वो जरूर शाय होगी। हेवन एलन को कंसोल करने के लिए आता है, और वो उन सभी सैक्रिफाइसेस के बारे में बताता है जो उसने सब कुछ अच्छा करने के लिए किए थे। उसे आखिरकार समझ आता है कि पलेटियो नाम उसकी सोच से भी ज्यादा ड्रेडफुल है। चूंकि रूमर्स ने क्लेम किया था कि उसने अपने भाइयों को मरवाया है, वो ऑटोमेटिकली वो इंसान बन गया था जिससे कोई एसोसिएट नहीं होना चाहता था। कमरे से तंग आकर एलन एवन से कहता है कि उसे कुछ ताजा हवा चाहिए। मीनवाइल एक पिक्यूलियर रेड हेडेड वुमन एलन पर नजर रखे हुए थी। एलन बैल्कनी पर अपनी ट्रैश लाइफ को याद कर रहा था जब एक स्ट्रेंज बंदी आकर एलन से बात करने की इजाजत मांगती है। एलन हैरान था कि किसी ने उससे बात की, और जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो लोरिया अल्टिया है, अल्टिया डुकल हाउस की तीसरी बेटी। एलन को इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं होती कि उस हाउस से कोई उससे बात कर रहा है। एलन को याद है कि अल्टिया फैमिली गेम के ग्रेट विलन्स में से एक थी। वो बेसिकली नॉर्थ के ब्लैक शीप थे। एलन समझ जाता है कि जिसने भी उससे बात करने का फैसला किया है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। लेकिन एलन हैरान था कि उसे ये बंदी याद क्यों नहीं है,
क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसने उसे गेम खेलते हुए देखा था। तभी लोरिया सीधे पॉइंट पर आती है और एलन से कहती है कि उसे उसकी स्ट्रेंथ की जरूरत है क्योंकि जल्द ही उसका असैसिनेशन होने वाला है। हेलन ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो बंदी बताती रहती है कि अब तक वो अपने पिता के प्रोटेक्शन में थी क्योंकि वो उसकी मिस्ट्रेस की बेटी है, लेकिन अब उसके पिता बीमार पड़ गए हैं और उसे डर है कि उसकी बहनें उसे खत्म कर देंगी। एलन को आखिरकार समझ आता है कि ये सब सर्वाइवल के बारे में है और तब उसे याद आता है कि उसे वो बंदी इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो गेम की मेन स्टोरी शुरू होने से पहले ही मर गई थी। लोरिया एलन से मदद के लिए प्लीड करती रहती है और एलन अपना जवाब देते हुए कहता है कि वो मदद नहीं करने वाला। लोरिया कहती है कि वो उसकी मदद फ्री में नहीं मांग रही है। लोरिया एलन से वादा करती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे हाफ ऑफ द डूच दे देगी। एलन उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि वो जा रहा है। एलन मानता है कि लोरिया एक टाइट पोजीशन में है, लेकिन साथ ही अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो खुद को भी डेंजर में डाल देगा। भले ही वो मदद करना चाहे, एलन जानता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि रूमर के उलट वो सिर्फ एक टैलेंटलेस डूड है। जैसे ही वो दरवाजे से निकलने वाला होता है, एलन की कॉन्शियंस उसे रोक लेती है और वो मुड़कर लोरिया से बात करता है। वो उसे कहता है कि उसके लिए कुछ अच्छा होगा और मन ही मन वो उम्मीद करता है कि वो सच में किसी ऐसे से मिले जो उसकी मदद कर सके। मीनवाइल सिंस जो एलन पर नजर रखे हुए थे नोटिस करते हैं कि लोरिया ने उससे अप्रोच किया है और वो ये डिसाइड करते हैं कि एक्ट करने से पहले यूटिया को बताना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रेने तब देउस से कहता है कि शायद सिचुएशन रिपोर्ट करने की जरूरत न पड़े क्योंकि लोरिया ही अकेली अल्टिया है जो उनके बुरे कामों से एफिलिएटेड नहीं है। ये उसे रडान के टारगेट होने से बचाता है। देउस अग्री करता है कि इससे चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि बाकी एल्टियस से तो डील कर ही लिया जाएगा। रिने बताता है कि यूटिया ने उनसे कहा है कि सारे इंफॉर्मेशन फ्लो को कट ऑफ कर दिया जाए ताकि एवलॉन इंसिडेंट की खबर एलन तक कभी न पहुंचे। एलन हॉल में अकेला चल रहा था जब उसे रेड हेडेड बंदी अप्रोच करती है। एलन पहले तो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ग्रीट उसे किया जा रहा है या किसी और को। एलन नर्वसली ग्रीटिंग्स का जवाब देता है और जिस तरह से वो बंदी चल रही थी और उसका ऑरा था, एलन देख सकता था कि वो एक शेडी पर्सन है। एलन याद करने की कोशिश करता है कि वो कौन है क्योंकि उसने उसका चेहरा गेम में जरूर देखा था। इसके अलावा उसे लगता है कि जो भी उससे बात करता है वो नॉर्मल नहीं होता। एलन को आखिरकार उसका नाम कालिया जेनोनिया याद आता है और वो उसके पास जाकर ग्रीटिंग्स ऑफर करता है। कालिया ये देखकर शॉक हो जाती है कि एलन सच में उसे जानता है। एलन उस बंदी से कहता है कि वो उसे जानता है क्योंकि वो काफी फेमस पर्सन है। असल में एस्टीरिया किंगडम में 3 ग्रेट हाउसेस थे। नॉर्थ में हाउस एल्टिया, ईस्ट में हाउस पलेशियो और वेस्ट में जिनोनिया के डिजेनरेट्स। पता चलता है कि कालिया काउंट जिनोनिया की सबसे बड़ी बेटी है। अगर पलेटियो को एक गैंग माना जाता है तो जिनोनिया एक ज्यादा रिफाइंड कॉर्पोरेट स्टाइल सिंडिकेट था। भले ही उसे एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए कुछ नोबल कनेक्शन की जरूरत थी, एलन को डर था कि उसे जिनोनियास के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एलन कॉम्प्लीमेंट जारी रखते हुए कालिया से कहता है कि वो फेमस है क्योंकि वो ब्यूटीफुल है और कालिया कॉम्प्लीमेंट के लिए उसे थैंक यू कहती है। कालिया कहती है कि वो और बात करना चाहेगी और एलन अग्री करता है, लेकिन कहता है कि उन पर बहुत सारी आंखें देख रही हैं। मन ही मन एलन बस चाहता था कि वो बंदी उसे जाने दे। कालिया मुस्कुराती है और कहती है कि एलन बिल्कुल वैसा ही है जैसा रूमर्स में कहा गया है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो उससे फिर से मिलना चाहेगी। एलन ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि उस बंदी का क्या मतलब था। मीनवाइल डेउस और रिने अभी भी सिचुएशन मॉनिटर कर रहे थे और लगता है कि कुछ और कंसर्निंग सामने आया है। डेउस रिने को बताता है कि एक वियर्ड डूड है जो एलन का पीछा कर रहा है। चूंकि इसके बारे में कोई डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं थे, रिने सजेस्ट करता है कि वो ऑब्जर्व करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर एलिमिनेशन के लिए मूव करें। बाद में एलन और एवन एक कैनियन में जाते हैं जिसे एलन रिपोर्टेडली ढूंढ रहा था। हेवन को इस सब पर शक था और वो एलन से कहता है कि कैनियन के अंदर अंधेरा है, भले ही दिन का उजाला हो। दूसरी तरफ एलन इस बात पर खुश हो रहा था कि आखिरकार उसे अपना ऑब्जेक्टिव मिल गया है। वो प्रे करता है कि वो सही साइट पर हो, क्योंकि अगर ये गलत निकली तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अंदर घुसते ही एलन को राहत मिलती है कि ये बिल्कुल वही है जिसे वो ढूंढ रहा था। बेसिकली गेम में इसे ढूंढना आसान था, जबकि रियल लाइफ में इसकी लोकेशन जानने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी थी। हेलन असल में एक सर्टेन लैब्रिंथ की वजह से कैनियन आया था, द लैब्रिंथ ऑफ विस्पर्स। अगर वो 8 चेंबर्स में रिडल्स सॉल्व कर सका
तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट जीतने का चांस मिल सकता है। चूंकि उसे पूरा वॉक थ्रू अभी भी याद था, उसे लगा कि अब लेवल 1 ग्राइंडिंग का मजा लेने का टाइम आ गया है। लैब्रिंथ के एंट्रेंस पर खड़े होकर एलन हैरान था, क्योंकि ये पहली बार था जब वो इसे रियल लाइफ में देख रहा था। एवन तब बताता है कि कैनियन लगता है हाथों से बनाया गया है, और वो सवाल करता है कि एलन इस जगह को भी कैसे जानता है। एलन कैजुअली कहता है कि वो यहां अक्सर आता रहता है, और ये सुनकर एवन शॉक हो जाता है। ये रियलाइज करते हुए कि एवन पहले से ही ओवरथिंक कर रहा है, एलन उसे कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। लैबिरिंथ में कदम रखते ही उनका सामना कई मॉन्स्टर्स से होता है जो छत से लटके हुए थे, इस इंतजार में कि वो रिडल गलत करें और उन्हें कुचल दिया जाए। जब एवन फ्रीक आउट कर रहा था, एलन काम रहता है और ये एवन को शॉक कर देता है। एलन सिर्फ रिडल पर फोकस करता है, जबकि एवन अपना दिमाग खपा रहा था कि वो एलन को समझने में कितनी बार फेल हो चुका है। एवन गहराई से सोचता है और उसे रियलाइज होता है कि उन्होंने जितने भी मिशंस किए हैं वो कभी भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे। एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने से लेकर एक स्लेव को बचाने तक, किसी का डेट चुकाने से लेकर एक ऑर्फन की मदद करने तक, और भी बहुत कुछ। ये एवन को सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि एलन लैबिरिंथ के बारे में कैसे जानता है जब एलन स्टेट से बाहर भी नहीं निकलता। तभी एलन कहता है कि उसने रिडल सही कर ली है, लेकिन उन्हें जायंट हैंड के अपना काम खत्म करने का इंतजार करना होगा। भले ही एवन एलन के बारे में क्यूरियस था, वो जानता था कि उनके हर मिशन से कुछ अच्छा ही निकलता है। दरवाजा खुलने लगता है और एवन सोचने लगता है कि एलन आखिरकार फिर से क्या प्लान कर रहा है। जब दरवाजा आखिरकार खुलता है तो उनका सामना बड़े से कमरे में पड़े अनगिनत ट्रेजर्स से होता है। दूर एक गॉन्टलेट रखा हुआ था जिस पर रिंग्स थीं। अपेरेंटली एलन का एकमात्र मिशन उस पर लगी एक ब्लैक रिंग थी। एवन हैरान था कि उनका एकमात्र गोल ये है, क्योंकि ये पूरी तरह से यूजलेस लग रही थी। एलन रिंग निकालता है और रियलाइज करता है कि ये उसके हाथ के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन वो उसे ले लेता है। वो एवन से कहता है कि उसने जो ट्रेजर्स पैक किए हैं उन्हें छोड़ दे, क्योंकि वो सिर्फ मुसीबत लाएंगे। लैबिरिंथ से निकलते हुए एवन को यकीन दिलाता है कि बाहर के रास्ते में कुछ भी डेंजरस नहीं है। एलन वॉक थ्रू के लिए थैंकफुल था, क्योंकि उसने चीजों को उसके लिए आसान बना दिया था। कुछ ही देर में वो एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कुछ स्टोन गोलेम्स ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था और एवन पहले से ही सोच रहा था कि वो एलन को वहां से कैसे निकालेगा। तभी एलन उसे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गोलेम्स को हैंडल कर लेगा। एलन को बताने की कोशिश करता है कि एस्केप ही उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, चाहे वो कुछ भी प्लान कर रहा हो। एलन गोलेम्स की तरफ बढ़ता है और अपनी रिंग वाली फिंगर उठाता है। एवन वरीड था कि एलन खुद को मरवा लेगा, क्योंकि उसका टियर 2 मैजिक गोलेम्स के खिलाफ यूजलेस है। जब वो गोलेम्स के काफी पास पहुंच जाता है, एलन रिंग का इस्तेमाल करके कंस्ट्रेंट इंस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करता है। टाइम रुक जाता है और एलन खुद को एक एम्प्टी डायमेंशन में पाता है, जहां सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास 2 कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें वो एनैक्ट कर सकता है। एलन को याद है कि गेम में उसकी करंट पोजीशन पर एक सिलेक्शन विंडो आती थी। एबिस में एक जायंट फेस घूर रहा था और एलन को यकीन था कि लैबिरिंथ क्लियर करने का रिवॉर्ड कंस्ट्रेंट इंस्ट्रक्शन ही है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक अब्जॉर्प्शन टाइप आर्टिफैक्ट था जो पावर के बदले यूजर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता था। जो वॉइस अभी एलन से बोली थी उससे सब कुछ बहुत रियल लग रहा था। एलन तब अपना फर्स्ट कंस्ट्रेंट बताता है। स्पेल बोलने के बाद बीइंग उससे पूछता है कि वो क्या हासिल करना चाहता है, और एलन कहता है कि वो वर्ल्ड के लॉज को थोड़ा और ट्विस्ट करना चाहता है। अपना क्लेम रखने के बाद सिस्टम उसका फर्स्ट कंस्ट्रेंट ग्रांट कर देता है, और अपने सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए वो सेम प्रोसीजर फॉलो करता है और सिस्टम उससे पूछता है कि वो इससे क्या चाहता है। एलन बस जवाब देता है कि उसकी रिक्वेस्ट पहले जैसी ही है। बीइंग एलन को जवाब देने से पहले 1 मिनट लेता है और एलन को डर लगता है कि उसने सब गड़बड़ कर दिया है। एलन जानता था कि कंस्ट्रेंट के लिए सील्स और वर्ड्स दोनों चुनने से हाईएस्ट मैजिक अटैक पावर मिलती है। जब वो गेम खेल रहा था, उसने सभी हैंड साइंस और फ्रेजेस मास्टर कर लिए थे, जिसका मतलब था कि उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट होनी ही चाहिए थी। तभी बीइंग उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट कर देता है और वॉइस उसे कहती है कि उसे फॉरगॉटन गॉड से रिलेटेड हर चीज याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वॉइस तब उसे फॉरगॉटन गॉड की विल को आगे बढ़ाने के लिए कहती है, जिससे एलन कंफ्यूज्ड हो जाता है। बीइंग के बात खत्म करने के बाद एलन के हाथ में लगी रिंग अब्सॉर्ब हो जाती है, जो इस बात का साइन था कि कंस्ट्रेंट ने सक्सेसफुली काम किया है। तभी एलन रियल वर्ल्ड में लौटता है जब एवन उसे गोलेम के रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलन अपनी मैजिक पावर का सहारा लेता है।
पर अपनी पूरी माना यूज करने के बाद भी उसने जो लाइटनिंग का स्फीयर बनाया था वो छोटा ही रहता है। चूंकि उसकी अपनी मैजिक पावर ट्रैश थी, वो कंस्ट्रेंट की पावर को टेस्ट करने का फैसला करता है, उसे वो प्राइस देकर जो वो मांगता है। एलन गोलेम की तरफ ऑर्ब लेकर आगे बढ़ता है। चारों तरफ फैले केओस के बीच एलन की आवाज गुफा में गूंजी। उसने कहा, यह रिस्ट्रिक्शन की लिमिट और उसकी कीमत को टेस्ट करने का टाइम है। अपनी आवाज ऊंची करते हुए उसने रिफ्रैक्शन ब्लू कमांड किया। एक पावरफुल एनर्जी ने उसके हाथों को घेर लिया और वो डिटर्मिनेशन से आगे देखने लगा। उसने फिर से चिल्लाकर रिबाउंड कहा। एक गरजती हुई थंडर वेव निकली, जिसकी गूंज से उस मैसिव गोलेम का थ्रोन हिल गया। फिर एलन एक बार और चिल्लाया, ब्लू लाइटनिंग। ब्लू और पर्पल थंडर की एक वेव उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल कैनन के साथ मर्ज हो गई, जिससे एक बहुत बड़ा ग्लोइंग सर्कल बन गया। उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर ओवरवेलमिंग थी। लाइटनिंग ने हवा को चीर दिया, जिससे गुफा की दीवारें हिलने लगीं। डजन्स ऑफ गोलेम्स उसकी तरफ चार्ज करने लगे, लेकिन एलन बिना हिले खड़ा रहा। उसने हवा में 3 मिस्टिकल हैंड साइंस बनाते हुए कहा, आई लिंगर दिस फ्रैक्शन। एक झटके के साथ उसकी उंगली पर थंडर एनर्जी इग्नाइट हुई, जो एक स्टॉर्म में बदल गई और उसने हर गोलेम को राख में बदल दिया। उसकी पावर के शेयर प्रेशर से पूरा शेल्टर कोलैप्स हो गया। हेवन, उसका लॉयल नाइट, ये सब डिसबिलीफ में बस देखता रह गया। उसने हैरान होकर पूछा, क्यों यंग मास्टर, आपने ये सब कैसे किया? थंडर का असर अभी भी बाकी था। पत्थर के टुकड़े, पर्पल लाइट की फ्लैशेस और फेडिंग मैजिक की हल्की क्रैकल साउंड आ रही थी। गुफा अब पूरी तरह साइलेंट थी, सिवाय हवा में नाचती हुई रेजिजुअल लाइटनिंग की हम के। एवन अभी भी कांपते हुए आगे बढ़ा। अनबिलीवेबल, यंग मास्टर, आप इतने क्वाइट क्यों हैं? उसने पूछा, लेकिन एलन की नजरें कोल्ड थीं। बिना कोई जवाब दिए वो गुफा में और डीप जाने लगा। एवन ने मन ही मन कहा, आपने अपनी ट्रू पावर इतने समय तक कहां छुपा कर रखी थी? अपने 15 इयर्स के नाइटहुड में मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। क्या आप कह रहे हैं कि वो सच में सेकंड टियर मैजिक था? एलन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अनगिनत थॉट्स चल रहे थे। टूटे हुए शीशे की तरह मेमोरीज ओवरलैप हो रही थीं। मुझे खुद नहीं पता, उसने आखिरकार कहा। गेम में ये इतना पावरफुल नहीं था। उसे साइकेडेलिया का टर्न बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम याद आया, जहां हर टर्न में एक सिग्नल या इनंसिएशन का यूज करके स्पेल को एनहांस किया जा सकता था। चेन लाइटनिंग, जो गेम में एक सिंपल अटैक था, अब एक पूरी तरह से डिफरेंट फोर्स बन चुका था, अलाइव और इवॉल्व्ड। 5 टर्न्स के एन्चांटमेंट ने थंडर ब्लेड्स को एम्पलीफाई कर दिया था, उन्हें एक लार्ज स्केल लाइटनिंग स्टॉर्म में फ्यूज करते हुए, जो उसने खुद भी इमेजिन नहीं किया था। उसे अवेकनिंग का वो मोमेंट याद आया जब उसने उस यूनिवर्सल बीइंग को ग्रेटिट्यूड ऑफर किया था, वो फॉरगॉटन गॉड जिसके पास एंशिएंट मैजिक का सीक्रेट था। उसने सोचा, हर स्पेल के लिए एक सिग्नल चांट करने के रिस्ट्रिक्शन के बदले में मुझे कुछ और मिला, एक फॉरगॉटन मॉर्टल की मेमोरी जिसने कभी डिविनिटी को छुआ था। रियलिटी में वापस आते हुए उसने धीरे से सांस छोड़ी। फिर भी सेकंड टियर मैजिक ओवरकिल जैसा फील हो रहा है, उसने कहा। रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। मैं खुद भी सरप्राइज्ड हूं। उसके पीछे एवन ने राहत की सांस ली। फाइनली हम उस कर्स्ड केव से बाहर हैं, उसने बाहर ओपन में कदम रखते हुए कहा, जहां लाइटनिंग अभी भी माउंटेन्स और फॉरेस्ट पर चमक रही थी। थका हुआ एवन एक पत्थर पर बैठ गया और अपनी सांसें काबू करने लगा। उसने ग्लोइंग होराइजन को देखते हुए कहा, यह मेरी लड़ी हुई किसी भी बैटल से ज्यादा टफ था। कुछ देर बाद एवन ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा, आखिर किसने इतनी ड्रेडफुल जगह डिजाइन की होगी? एलन ने उसकी बात पर धीरे से सांस छोड़ी। उसके थॉट्स कहीं और चले गए। सोचकर देखा जाए, उसने सोचा, लैब्रिंथ ऑफ विस्पर्स का एक और नाम था। यह कम्युनिटी में शेयर्ड मैप्स और ओल्ड गाइड बुक्स के जरिए वेल नोन था। प्लेयर्स इसे पवेलियन लैब्रिंथ कहते थे, एक नाम जो एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स के बीच नेचुरली फैल गया था। एलन की नजरें सख्त हो गईं जब उसकी पास्ट लाइफ के पुराने नोटिफिकेशंस उसकी मेमोरी में आने लगे। हाँ, उसने आखिरकार एवन की तरफ मुड़ते हुए कहा, इसे पेलियन नाम के किसी बंदे ने बनाया था। हेवन कंफ्यूजन में आंखें झपकाने लगा। पार्डन, आपने क्या कहा? लेकिन उसकी कंडीशन बिगड़ रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई हो। वो लड़खड़ाया और सपोर्ट के लिए लगभग एलन के कंधे पर गिर गया। एलन ने फ्राउन किया। हम ईस्ट वापस जा रहे हैं, उसने फर्म होकर कहा। 3 वीक्स का हार्डवर्क हमारा वेट कर रहा है। वापस लौटने पर मुझे कुछ करना है। एवन ने कमजोर सी हंसी के साथ कहा, आप मेरे सोचे हुए से ज्यादा डिलिजेंट हैं सर। हालांकि एग्जॉस्शन उसे खींच रही थी। अंदर ही अंदर वो क्वाइट डिस्पेयर में डूब रहा था। मेरा क्या होगा? उसने कड़वाहट से सोचा। मैं तो अपनी ऑनर भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं कैसा यूजलेस नाइट हूं। लेकिन एलन, जो हमेशा काल्म एंड कंपोज्ड रहता था,
ने काइंडली रिप्लाई किया। एक स्पेल के एलिमेंट से मैच करता हुआ सिजिल चुनने से उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। सही इनकैंटेशन चुनने से उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रेंथन होती है और सिस्टम ऐसे ही काम करता है। उसे ओल्ड गेम मैकेनिक याद आया कि कैसे विजुअल स्टैटिक रहते थे, बस अटैक पैटर्न सीक्वेंस में चेंज होता था। लेकिन यहां रियलिटी में मेरा कास्ट किया हुआ हर स्पेल मेरी आंखों के सामने विजिबली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हर इनकैंटेशन अब एक टेंजिबल शिफ्ट लाता है। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा माना कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया है? एक बार मेरा माना रिकवर हो जाए तो मुझे इसे प्रॉपरली टेस्ट करना होगा। हेलन ने शांत रात के आसमान की तरफ देखा। इधर वे, उसने धीरे से कहा, एंड में सब कुछ ठीक हो गया। मूनलाइट धीरे धीरे माउंटेन्स पर पड़ रही थी, फॉरेस्ट को सिल्वर ह्यूज में पेंट करते हुए। उसी पल एक शैडो हिली, एक स्लेंडर फिगर पेल ग्लो के नीचे खड़ी थी। उसकी कोल्ड शार्प आंखों में मूनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो रिन्नी थी। वो तेजी से एक पत्थर से दूसरे पर कूदने लगी। उसके मूवमेंट साइलेंट और प्रिसाइज थे, जब तक कि वो उसी केव में एंटर नहीं कर गई जिसे एलन ने पीछे छोड़ा था। उसकी नजर एक स्टोन टैबलेट पर पड़ी जिस पर एंशिएंट मार्किंग्स थे। द एज ऑफ द फॉरगॉटन आउटर गॉड्स, उसने विस्पर किया। द स्क्रिप्ट ऑफ द इलांथा एम्पायर। अपना सिर झुकाकर उसने आगे पढ़ा। फॉर अ फ्रेंड हु वुड बी लेफ्ट अलोन, द सोर्ड मास्टर पलैंड स्टूड हिज ग्राउंड। उसका एक्सप्रेशन डार्कन हो गया जब उसने पत्थर पर खुदे पुराने निशान को ट्रेस किया। रिन एक ग्लोइंग स्टोन टैबलेट्स के सामने खड़ी थी। उसका एक्सप्रेशन शांत था लेकिन इंटेंसिटी से भरा हुआ था जब उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। एलन ने ब्लैक वंस के इन्वेजन को रोका, उसने कहा। उसकी आवाज केव में धीरे धीरे गूंज रही थी। उसने अकलोका को भी हराया जो अपने ही सब्जेक्ट्स को खा जाता था, और रेडियंट एम्पायर के ग्रेट गार्डियन पेलन को भी। अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए उसने एक एंशिएंट चांट बोला जो दीवारों से गूंज उठा। मैं ये सब जानती हूं, उसने कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं ग्रेट मिशन के तहत एंशिएंट लाइब्रेरी में पैदा हुई थी। उसके चारों ओर कई ओल्ड ग्रिमवार्स हवा में फ्लोट करने लगे। उनके पेजेस तेजी से पलटने लगे और लाइट की स्ट्रीम्स उसके हाथों के चारों ओर गैदर होने लगीं। उसने हर बुक में सर्च करते हुए विस्पर किया, हाँ, ये वही पेलन है जो कभी यहां आया था। एक हल्की सी साई उसके होठों से निकली। मुझे पता था कि ब्लडी क्वीन हिस्ट्री में लिखी हुई क्वीन से डिफरेंट है, उसने कहा। मैं बता सकती थी कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। पास में एक डार्क शैडो फॉर्म होने लगी। यूटिया अपने डीमनिक मैनिफेस्टेशन में खड़ी थी। उसका ऑरा वायलेंटली फ्लेयर हो रहा था। उसकी प्रेजेंस ही टेरिफाइंग थी। हवा कांप रही थी जब उसका फॉर्म स्टेबलाइज हुआ और उसकी क्रिम्सन आईज एंशिएंट सील पर टिकी थीं। केव के दूसरी तरफ एलन चुपचाप गहरे सोच में डूबा हुआ देख रहा था। ग्रेट मून ने खुद पेलन को एक वर्दी फ्रेंड कहा था, उसे याद आया। लेकिन वो इनकैंटेशन, वो तो एंशिएंट लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो गया। तो मून के शब्द सच थे, उसने खुद से विस्पर किया। हेल्टर के पास रिने हल्के से मुस्कुराई। एक रेयर ब्यूटीफुल स्माइल उसके चेहरे पर आई जब उसने कहा, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। इतने समय तक बस ऑर्डर्स फॉलो करती रही। कहीं और उन्हीं डार्केंड रूइंस में एक धीमी आवाज गूंजी। तुम आ गए, एक लड़की ने शैडोज से धीरे से कहा। एक और फिगर डिम लाइट में आया, देउस हिडन ऑपरेटिव्स में से एक। उसकी शांत लेकिन वायलेंट आंखें उस लड़की से मिलीं जब उसने कोल्डली कहा, द मैन इन ब्लैक पहले ही आगे बढ़ चुका है। हवा में टेंशन बढ़ गई, जैसे अगला स्टॉर्म पहले ही आकार लेने लगा हो। अचानक एलन फ्रीज हो गया। अपनी विजन के कोने से उसने एक लड़के को देखा। उसका शरीर फ्रेल था, आंखें ढंसी हुई थीं जैसे भूखा हो। इससे पहले कि एलन रिएक्ट कर पाता, लड़के की गर्दन अननेचुरली मुड़ गई, एक डिस्टर्बिंग मोशन जिसने हवा को भी कंपा दिया। एलन के इंस्टिंक्ट्स तुरंत किक इन हुए जब उसने उस स्ट्रेंज डिस्टर्बेंस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। दूसरी तरफ राइनो दूर से देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन ग्रेव था। मुझे इसे प्रॉपर हैंडलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा, उसने मुड़ते हुए कहा। सीन काम ब्राइट मूनलाइट नाइट में शिफ्ट हुआ, जहां मून हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल लग रहा था। काउंट पलाटियो की एस्टेट के अंदर पिछले एपिसोड वाली लेडी अपने बेड पर बैठी सोच में खोई हुई थी। तो वो बस एक रूमर था, उसने धीरे से विस्पर किया, लेकिन उसका माइंड एक इमेज को नहीं छोड़ पा रहा था। एलन की कोल्ड डिस्टेंट नजर अबिस की गहराइयों की तरह शार्प और अनफीलिंग। उसने अपनी मुट्ठियां हल्की सी भींच ली। एंड येट ही इज फेमस, उसने कहा। उसकी मेड ने धीरे से जवाब दिया, यस, काउंट पैलेसियो पावरफुल और रिनाउंड दोनों हैं। वुमन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। स्ट्रेंज, उसने कहा। मेरे जैसा कोई जो सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करता है वो रिमार्केबल कहलाने लगा। इजंट दैट स्ट्रेंज फादर? वो दीवार पर अपने लेट फादर के पोर्ट्रेट की तरफ मुड़ी, लेकिन उसका टोन कुछ डार्कर हो गया। कोई कभी सस्पेक्ट नहीं करेगा कि इस घर को सच में बर्बाद करने वाली मैं हूं, जबकि मेरे फादर फूल की तरह एक्ट करते रहे।
एक सिनिस्टर स्माइल उसके होठों पर आ गई। डार्क एनर्जी उसके चारों ओर रिपल करने लगी जब उसकी हिडन डिजायर सामने आई, एक एम्बिशन जो इतना ट्विस्टेड था कि हर किसी को डिस्ट्रॉय कर दे। उन्हें कैसे पता चला? उसने खुद से विस्पर किया, हाँ लगता है बहुत सारी आंखें देख रही हैं। तभी एक नाइट दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसका आर्मर खनक रहा था। लेडी कालिया, वो चिल्लाया। उसने तेजी से ऊपर देखा। क्या हुआ? प्लीज अपने रूम में तुरंत चलिए, उसने सांस फूलते हुए जवाब दिया। कुछ ही पलों बाद कालिया एक हॉरिफिक साइट के सामने फ्रोजन खड़ी थी। एक आदमी जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें बस चल रही थीं। उसके बॉडीगार्ड ने उसके पास घुटने टेक कर कहा, लगता है सील एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका मतलब है उसने सीक्रेट रिवील नहीं किया। कालिया की क्रिम्सन आंखें सिकुड़ गईं। उसने जानबूझकर इसे मेरे चेंबर में रखा, उसने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। उसकी स्माइल कुछ विकेड हो गई। तो उन्हें यह पता चल गया है ना? उसकी आवाज एक विस्पर में बदल गई। मैं ऑफ गार्ड पकड़ी गई और एक मेजर वीकनेस के साथ। दोस्तों, अगले सीन से पहले जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दो। और हाँ, लॉर्ड ऑफ मनहुआस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है गाइज। बस यही छोटा सा फेवर मांगता हूं आप सबसे। कहीं और इवन एलन का नाइट गहरी नींद में सो रहा था। एक लेजी डॉग की तरह जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, बाहर बन रहे टर्मोइल से पूरी तरह अनअवेयर। हेलन मीनवाइल पास में चुपचाप बैठा फोकस करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके नाइट के सोने की रिडिकुलस नॉइज ने उसका पेशेंस लगभग तोड़ दिया था। उसने साई करते हुए कहा, मैं इस इडियट का क्या करूंगा? लेकिन अंदर ही अंदर एलन को सेंस हो रहा था कि कुछ डेंजरस आ रहा है। रिन्ने और देउस उसके बारे में इंफॉर्मेशन के फ्रैगमेंट्स जानने के बाद पहले से ही नए प्लान्स बना रहे थे। और कहीं शैडोज में रेड हेयर्ड वुमन लेडी कालिया अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ रही थी। एक वुमन जो ग्रीड से इतनी करप्टेड थी कि वो पावर हासिल करने के लिए अपने फादर की लेगेसी को भी मार सकती थी। उसकी ब्लड लाइन के पीछे की हिस्ट्री, उसका मैडनेस और उसे पोजेस करने वाली फोर्स अभी भी अनटोल्ड थी। मीनवाइल डिम मूनलाइट के नीचे अल्टिया टेरिटरी में एक धीरे धीरे चलती कैरेज के अंदर लेडी लोरिया टेंसली बैठी थी। जैसा एक्सपेक्टेड था, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एलन जैसे किसी को कोई इतनी लाइटली लेगा। उस मोमेंट उसे रियलाइज हुआ कि एलन ने एक असैसिनेशन रोकने के लिए अपनी लाइफ रिस्क की थी। उसके थॉट्स अपने पाथ की तरफ चले गए। उसने वर्ल्ड की नोबल फैमिलीज को कंपेयर किया और खुद से विस्पर किया, वो ऐसा बंदा है जिससे तुम्हें कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। हेलन साइलेंट रहा, उसके टर्मोइल से अनअवेयर। लोरिया ने सोचा कि वो इतना हैवी लॉस उठाने के लिए कभी अग्री नहीं करेगा। मुझे मेरे कावर्डली सिबलिंग्स ने मेरी सारी वेल्थ एंड पावर से स्ट्रिप कर दिया था, उसने बिटरनेस से कहा। वो बास्टर्ड्स डिस्ग्रेस्ड एंड ब्रोकन के अलावा कुछ नहीं है। उसे याद आया कि वो अपने फादर की मर्सी पर क्लिंग करके कैसे बेयरली सर्वाइव कर पाई थी। अपने पुराने विला के सामने खड़ी होकर उसने कहा, अब तक मैं सिर्फ फादर के अफेक्शन की वजह से सर्वाइव कर पाई हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब वो अंदर गई तो उसकी मेड शॉक में हांफने लगी। लेडी लोरिया, आप सच में वापस आ गईं। पूरा घर केओस में डूब गया। लोरिया फ्रीज हो गई, उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मेरी सिस्टर के बारे में क्या कहा? उसका माइंड डिसबिलीफ में घूम गया। जो लोग आसानी से अपनी फैमिली को स्टैब कर सकते हैं, उनका खुद को मारना कोई सेंस नहीं बनाता। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। तो फिर मेरे ब्रदर और मोरिराना का क्या? इससे पहले कि मेड जवाब दे पाती, दरवाजे खुल गए। दो फिगर्स, उसके यंगर ब्रदर और सिस्टर, डोरवे में खड़े थे। दोनों को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। लेडी मोरिराना पहले से ही मौत के कगार पर थी जब एक स्ट्रेंज आवाज रूम में गूंजी, बच्चों, ये लेटर लो और वाइल्डर वर्ल्ड में कदम रखो। ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्लू मून की तरफ से एलन द्वारा भेजा गया एक कमांड था। उस मोमेंट यूटिया फर्म खड़ी हुई और डिक्लेयर किया, एक डिटेक्टिव आ गया है। लेडी लोरिया फर्म खड़ी थी, कांपते हाथों में लेटर पकड़े हुए। उसने इसे केयरफुली पढ़ा, उसकी आवाज लो बट स्टेडी थी। इस बार उसने कहा, हर लेटर पर्सनली डिलीवर किया गया है। एलन के सभी मेंबर्स के पास भी लेटर्स थे, हर एक में एक न्यू मिशन के लिए ऑर्डर्स थे। मीनवाइल लियो रिने की तरफ मुड़ा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह अच्छा है, अ न्यू मिशन मीन्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। लेकिन सीन जल्दी से लेडी लोरिया पर वापस शिफ्ट हो गया। वो फ्रोजन खड़ी थी, अपने कजन की लाइफलेस बॉडी को फ्लोर पर देख रही थी। क्या? ये क्या है? वो डिसबिलीफ में चिल्लाई। एक शैडोड असैसिन ने एक क्रूअल लाफ किया और कहा, एलिमिनेटेड। फिर वो विला में और डीप घुस गया। उसके पीछे केओस फैल गया। लोरिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर हो क्या रहा है? वो कांपती आवाज में चिल्लाई। तभी एक फेंट विस्पर उसके माइंड में गूंजी, एलन की आवाज, गुड फॉर्चून विल कम टू यू। उसे वो शब्द क्लियरली याद थे। आयो शैडोज में छिपा था, पावर सीज करने के लिए सही टाइम का वेट कर रहा था।
काउंट के हाउस के पीछे का ट्रू शैडो। एलन ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। पूरी तरह से स्टन्ड, लोरिया ने विस्पर किया। तो इसका ये मतलब था, मैं रातों रात एल्टिया टेरिटरी की सोल एयर बन गई हूं। उसकी आवाज कांप उठी जब उसने सोचा, मैंने किस तरह के रिडिकुलस डीमन के साथ डील कर ली है। रियलाइजेशन ने उसे हिट किया। उन असैसिन्स को ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन ने एलन के कमांड के अंडर एलिमिनेट किया था। लेकिन यह पॉसिबल कैसे था? यह एक टेरिफाइंग ट्विस्ट था। फिर भी लोरिया ने खुद को संभाला। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, उसने फर्म होकर कहा। मुझे पहले से ही पता है कि उसे बिट्रे करने वालों का क्या होता है। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फियर और डिटर्मिनेशन दोनों थे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, मैं बस अपने चुने हुए पाथ पर आगे बढ़ सकती हूं। 2 months लेटर एलन के कासिल के अंदर एलन के सबऑर्डिनेट्स में से एक हॉल में एंटर हुआ और डीपली बो किया। हम ड्यूक अल्तिया के ऑर्डर पर आए हैं माय लॉर्ड। ये मैसेज लेडी लोरिया अल्तिया की तरफ से है। एलन ने एक आईब्राव उठाई, ऑफ गार्ड पकड़ा गया। ड्यूक अल्तिया, उसने सरप्राइज में कहा। उसके बगल में एवन ने कैजुअली टेबल पर रखी बोतल से एक SIP लिया और सीटी बजाई। वाह, ये वाइन सच में बहुत अच्छी है। एलन उसकी तरफ मुड़ा। हर बोतल की कीमत several thousand गोल्ड कॉइन्स है, उसने ड्राइली कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं लोरिया अल्तिया के रिस्पेक्ट के साथ आई एक बोतल देख रहा हूं। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका टोन थॉटफुल हो गया। तो ये ड्यूक नहीं बल्कि यंगेस्ट लोरिया ने प्रिपेयर किया है, पर मेरे लिए क्यों भेजा? मुझे पहले से ही गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने लास्ट टाइम उसकी हेल्प नहीं की। उसने मैसेंजर को शार्पली देखा। मुझे बताओ इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है? उसने ये मेरे लिए क्यों भेजा? मैसेंजर ने अपना पोस्चर सीधा किया और रिप्लाई किया, ड्यूक ने पर्सनली इसे प्रिपेयर किया है और ऑर्डर दिया है कि इसे बाय हैंड डिलीवर किया जाए। हेलेंस द ड्यूक शब्द सुनकर फ्रीज हो गया। डिड यू से पर्सनली? एक थॉट उसके दिमाग में आया। वेट अ सेकंड, इसका मतलब यंगेस्ट लोरिया ड्यूक ऑफ अल्तिया बन गई? वो स्टन्ड खड़ा रह गया। मीनवाइल अल्तिया टेरिटरी में लोरिया ने अपनी बॉडी को स्लाइटली स्ट्रेच किया, अपनी विंडो से बाहर देखते हुए। 2 months एक स्टॉर्म की तरह बीत गए, उसने विस्पर किया। अपने इन-लॉ के हाथों अपने फादर की डेथ के बाद उसने सक्सेशन सेरेमनी की और ऑफिशियली ड्यूक ऑफ अल्तिया बन गई। मुझे तो पहले ऑफिस में एंटर करने की भी परमिशन नहीं थी, उसने बिटरनेस से कहा। सबको लगता है कि मेरे सिबलिंग्स की डेथ सडन थी और मैं बी द्वारा बनाए गए एलिबाई की वजह से सस्पिशन से बच गई। उसका टोन डार्कन हो गया। उस समय मेरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे सिबलिंग ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। जब मैं अपने मिशन से लौटी तो मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी थी। बोलते हुए उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। जब मुझे बाद में रियलाइज हुआ तो मैं हॉरिफाइड थी। वो रुकी, उसके थॉट्स एलन की तरफ चले गए। उसने उस सिचुएशन का भी फायदा उठाया, उसने बिटरनेस से सोचा। उसने इंटरफियरेंस के जरिए मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जैसे उसने पहले ही सब कुछ देख लिया हो। उस मोमेंट पास खड़ा एक फुलिश कोर्ट लॉयर मन ही मन सोच रहा था, हमारे लॉर्ड एलन ने सच में उसकी पर्सनली हेल्प की। लेकिन डीप डाउन सब सच जानते थे। एलन ने लोरिया की कभी डायरेक्टली हेल्प नहीं की थी और उसे आज भी इस बात का रिग्रेट था। मीनवाइल लोरिया बोलती रही, उसकी आवाज काम येट रिफ्लेक्टिव थी। एलन आफ्टरवर्ड उसने सब कुछ फ्लॉलेसली हैंडल किया, उसने कहा। वो कितने स्टेप्स अहेड की प्लानिंग कर रहा है। मैंने उसे फादर की डेथ के बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया था ताकि उस पर बर्डन न पड़े। उसका एक्सप्रेशन डार्कन हो गया जब एक ट्रबलिंग थॉट उसके माइंड में आया। यहां कुछ सस्पिशियस है। एलन ने खुद भी क्लेम किया था कि वो लेडी लोरिया पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट में इन्वॉल्व्ड नहीं था। तो ये कैसे पॉसिबल था कि ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर ने उसके दुश्मनों को मार दिया और सेम टाइम पर उसकी हेल्प भी की? ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने लॉजिक और फेट दोनों को ट्विस्ट कर दिया था। लोरिया की नजरें शार्प हो गईं। नो डाउट, उसने क्वाइटली कहा। उसने मुझे रीच आउट किया क्योंकि उसके प्लान को अल्तिया पर कंट्रोल की जरूरत थी। उसने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की, अपने थॉट्स गैदर करते हुए। अब मैंने अपने रूल के अंडर हर रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को यूनिफाई कर लिया है, उसने सोचा। लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि इससे मैं उसकी एलाई बनी हूं या पॉन। लोरिया बोलती रही, उसका टोन स्टेडी येट कॉन्टेम्पलेटिव था। अल्तिया की ड्यूक होने के बावजूद उसने क्वाइटली कहा, मैं अभी भी एलन की छिपी हुई पावर से कंपेयर नहीं कर सकती, जिसका मतलब है कि उसे मुझसे कुछ और चाहिए होगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पिलॉटी नहीं, वो अंडरवर्ल्ड ब्रोकर जो प्योरली बिजनेस के जरिए थ्राइव करती है, वही उसकी वाइल्ड इमेजिनेशन को ट्विस्ट कर रही है। लोरिया की नजरें नरम हो गईं जब उसने ऐड किया, उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। वो अल्तिया का रिन्यूअल होना चाहिए। उसी मोमेंट एलन की इमेज उसके माइंड में फ्लैश हुई। एक प्रोडिजी स्ट्रेटेजिस्ट, एक आदमी जो पॉलिटिकल वर्ल्ड को एक चेस बोर्ड की तरह मूव करता था, हर पीस को ऐसे पकड़े हुए जैसे वो कुछ भी ना हो। वो एम्पायर की हिडन पावर का मैनिपुलेटर था।
प्रेजेंट में वापस लोरिया के बगल में डार्क नाइट ने धीरे से कहा, अब से आपको सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए जो किया जाना है। लोरिया ने कॉन्फिडेंटली सिर हिलाया। माय नोबल बेनिफैक्टर एलन जल्द ही मुझसे कांटेक्ट करेगा, उसने एक काम स्माइल के साथ कहा। मैं बस होप करती हूं कि गिफ्ट ने उसे प्लीज किया होगा। उसके चीयरफुल येट कंपोज्ड एक्सप्रेशन के पीछे कैलकुलेशन का स्टॉर्म छिपा था। मीनवाइल एलन के टेरिटरी में मैसेंजर ने बो किया। देन माय लॉर्ड, मैं चलता हूं। एलन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका माइंड कहीं और था। लोरिया, वो वुमन जो कभी कांस्टेंट थ्रेट में थी, अब ड्यूक है। उसके थॉट्स घूमने लगे। व्हाट द हेल। उसके बगल में एवन ने स्लाइटली फ्राउन किया। तुम फिर से इतना स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रहे हो? एलन ने जवाब नहीं दिया, अभी भी गहरे सोच में डूबा हुआ। कुछ तो गड़बड़ है, इस सब में कुछ ऑफ फील हो रहा है। 1 मंथ लेटर, करंट इवेंट से 5 years पहले, एलन जो तब कहीं ज्यादा एरोगेंट और केयर फ्री था, अपनी चेयर पर पीछे झुका हुआ था जब एवन रूम में एंटर हुआ। तो तुम अब काउंट बन गए हो? एवन ने एक मुस्कान के साथ पूछा। एलन मुस्कुराया। ऑफिशियली अभी नहीं, न्यू ईयर शुरू होने के बाद आई सपोज मैं टाइटल यूज कर सकता हूं। उसने विंडो से बाहर देखते हुए सोचा, एक इजी लाइफ के लिए मेरे प्लान में काउंट बनना कभी पार्ट नहीं था। लेकिन फिर उसने साई किया। स्टिल रिस्पेक्ट के लिए एटाई जीवन, सक्सेशन फाइट से बचो, रॉडमिल में सेटल हो जाओ, गवर्नमेंट जर्नी पर जाओ। वो धीरे से हंसा। एक बार जब मुझे इसकी आदत हो गई तो नोबल्स लाइफ आदि बुरी नहीं थी। इवन द वर्क लाइफ बैलेंस हैड इट्स चार्म। उस दिन उसने एवन को उनकी यूथ सेरेमनी का एक छोटा कार्ड दिया। बाय द वे, एलन ने कैजुअली पूछा, तुम्हें उस असैसिनेशन के बारे में कुछ मिला जिसने लियो को मारा? एवन का चेहरा सीरियस हो गया। अभी तक कुछ नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन गिल्ड अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमें जल्द ही सच पता चल जाएगा। प्रेजेंट टाइम में वापस एवन दीवार से सटकर खड़ा हो गया और पूछा, ये सब क्या है एलन? ये अल्टिया टेरिटरी में किलिंग या रिवेंज के बारे में तो नहीं है ना? एलन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप सोचा, शायद गेम से ये स्मॉल डिफरेंसेस मेरे खुद के एक्शंस की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट्स की तरह हैं। एक पॉज के बाद उसने कामली कहा, मैं बस जस्ट इन केस प्रिपेयर्ड रहना चाहता हूं। एवन हंसा। अभी अभी वो काफी काउंट लाइक साउंड किया। एलन हल्के से मुस्कुराया। लेट्स गो विद दैट। उसने अपना फोकस वापस अपने हाथों में लेटर पर किया, सोचते हुए, इस बार क्या होगा? आई वंडर। जैसे ही उसने अपने ब्लू मून मेंबर्स की रिपोर्ट्स पढ़ी, एक क्वाइट प्राइड उसके सीने में भर गया। उनमें से हर एक टाइम के साथ स्ट्रॉन्गर हो रहा था, स्पेशली वो 5 बच्चे जिन्हें उसने ऑर्फनेज के जरिए स्पॉन्सर किया था। एक सॉफ्ट स्माइल उसके चेहरे पर आई। ऑर्फनेज से मंथली लेटर्स मेरे लिए एक रूटीन बन गए हैं, उसने कहा। भले ही मैंने उनके चेहरे कभी नहीं देखे, बस उनकी प्रोग्रेस के बारे में पढ़कर ही मेरे चेहरे पर एक प्राउड फादर की तरह स्माइल आ जाती है। उस मोमेंट सच क्लियर हो गया। एलन शैडोज से 5 रिमार्केबल बच्चों को पाल रहा था, हालांकि वो कभी सच में मिले नहीं थे। उसने फिर से लेटर पर नजर डाली। उसका एक्सप्रेशन नरम हो गया। वो बहुत बड़े हो गए हैं। फिर अचानक एक थॉट उसके दिमाग में आया। सोचकर देखा जाए, अब वो कितने साल के हैं? उसने जोर से पूछा। हेवन ने एक आईब्राउ उठाई। तुम अचानक क्यूरियस हो रहे हो? उसने अपनी बाहें मोड़ ली और जवाब दिया, वो सोसाइटी में कदम रखने की एज में पहुंच रहे हैं। उनमें से कुछ ने तो ऑर्फनेज पहले ही छोड़ दिया है। एलन जेन्युइनली सरप्राइज्ड लग रहा था। उसे ये नहीं पता था। एवन ने कंटिन्यू किया, जिनमें से ज्यादातर को तुमने पर्सनली रेस्क्यू किया था, वो उसी एज ग्रुप में हैं। वो 5 बचपन में क्यूट और चबी थे, स्पेशली सियोलरांग, वो लिटिल किटन। वो बंच में सबसे वाइल्ड है। हेलन डिसबिलीफ में आंखें झपकाने लगा। रियली? उसने लगभग एक अस्टॉनिश्ड फूल की तरह कहा। अपनी इमेजिनेशन में वो उन 5 बच्चों को मुस्कुराते हुए देख सकता था, जो उसे इतने समय तक चुपचाप पालने के लिए दिल से थैंक यू कह रहे थे। हेलन ने एक वार्म एक्सप्रेशन के साथ लेटर को पकड़ा। ऑलराइट, आई सपोज अब उन्हें जाने देने का टाइम आ गया है। हेवन ने उसे सरप्राइज से देखा। रियली? क्या ये वही नहीं है जिन्हें तुमने जानबूझकर पास रखा था? एलन अपनी चेयर पर पीछे झुक गया। उसका एक्सप्रेशन काम येट थॉटफुल था। अब कोई जरूरत नहीं है, उसने क्वाइटली कहा। वो अच्छी तरह से बड़े हो गए हैं। अब उनके फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करने का टाइम है। अंदर ही अंदर उसने सोचा, सिंस मैंने ये श्योर किया कि वो सिंस के रूप में अवेकन ना हो, अब वो खुद को मैनेज कर पाएंगे, राइट? हेवन जो चुपचाप रिपोर्ट्स रिव्यू कर रहा था ने सिर हिलाया। अब जब वो सब हेल्थी हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन एलन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने उनके इंडिविजुअल टैलेंट्स को याद करना शुरू किया। उनमें से हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, उसने धीरे से कहा। योट या फेथ से पैदा हुआ एक टैलेंट, डेउस सोर्ड के साथ नेचुरल, रिन ने रिसर्च के लिए एक ब्रिलियंट माइंड, सियोलरांग कॉम्बैट में अनमैच्ड, और राधन एक बॉर्न लीडर। उसने अपनी डेस्क पर टैप किया, जोर से सोचते हुए, अगर मैं उन्हें राइट पोजीशंस पर रखूं तो वो सब अपने अपने तरीके से शाइन करेंगे। हेलन को यह रियलाइज नहीं हुआ। हालांकि
कि वो शब्द कितने टेरिफाइंगली सच हो जाएंगे। उसके पाले हुए 5 बच्चे एक दिन मॉन्स्टर्स बनेंगे। ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स अंडरवर्ल्ड को उन तरीकों से रीशेप करते हुए जो उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। अपनी काइंडनेस से बोए गए स्टॉर्म से अनअवेयर एलन हल्के से मुस्कुराया। मैं उनमें से हर एक को एक गिफ्ट भी दे सकता हूं, उसने सोचा। उन्हें वो पसंद आएगा और मैं वैसे भी प्लान कर रहा था। शाम का सूरज विंडो से चमक रहा था। उसकी डेस्क पर गोल्डन लाइट डाल रहा था। एलन अपने लास्ट डॉक्यूमेंट्स को नीटली क्लोज करते हुए खड़ा हुआ। ऑल राइट, लेट्स गो, उसने कहा। एवन ने लेजिली स्ट्रेच किया। देन आई बी ऑफ टू, उसने यौन करते हुए कहा, डोर की तरफ बढ़ते हुए। एलन ने अपने नाइट की इंडिफरेंस पर अम्यूज्ड होकर एक छोटा सा नॉट दिया। एवन ने जाते हुए हाथ हिलाया। बाय बाय। मे बी अगर बाद में चीजें अच्छी रहीं तो मुझे एक छोटा सा बोनस मिल जाएगा। एलन ने अपने नाइट के केयरफ्री एटीट्यूड पर हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।